ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। और कल हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। तो इतना हम सबको समझ में आ गया था कि हाइपोथेसिस क्या होती है, क्यों यूज करते हैं। बेसिकली अगर कोई इंस्टेंसी या डाउटफुल रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी यूज करके, सो वी यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहाँ पे आप स्टैटिस्टिकली प्रूव कर लेते हो दैट समथिंग इट इज वेरीफाइड एंड। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमें पता लगा कि बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस बोलते हैं, और जब उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो या तो वो ट्रू प्रूव कर दी जाती है या फॉल्स प्रूव कर दी जाती है। अभी व्हेन वी टॉक अबाउट कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, सो जब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात करें तो दो काइंड की होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, और हम शुरू में ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। एग्जाम्पल में हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरी नल हाइपोथेसिस है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, सो दिस इज नल हाइपोथेसिस। इसको मैं ट्रू मान के चलूंगी व्हेन आई स्टार्ट द hypothesis testing, and if based on my statistical hypothesis analysis अगर ये बात गलत प्रूव हो जाती है तो हम क्या करते हैं, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस। ओके, इसके अलावा जो दूसरा हाइपोथेसिस होता है दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो बात नल हाइपोथेसिस बोल रहा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका एकदम उल्टा बोलेगा। So if my null hypothesis is the Earth is revolving around the sun, so my alternative hypothesis would be the Earth does not revolve around the sun. नल को रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, ऑल्टरनेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं एच वन से या एच ए से। अभी इनके पीछे का आइडिया क्या है, क्यों मैं एक बात लाइक आई एम सेइंग अ स्टेटमेंट और फिर एक और हाइपोथेसिस रखी है जो बस उसका उल्टा ही बोल रहा है। Why aren't we directly saying कि we are rejecting the null hypothesis या we are directly accepting this alternative hypothesis, और ये opposite का खेल अब करें। The idea behind this is that कि जैसे शुरू में लोग मानते थे कि जो अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती बट सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, एंड देन दिस बिलीफ कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट वाज लाइक द इट वाज अ बिलीफ जिसको लोग सच मानते थे। बट फिर क्या हुआ कि आई थिंक कोपरनिकस नाम का बंदा था जिसने ये प्रूव किया कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो बेसिकली जो एक जस्टिफाइड ट्रूथ होता है, आप उसको एकदम से रिजेक्ट करके किसी दूसरी बात को सच नहीं बोल सकते। ओके, सो टू इंट्रोड्यूस दिस आइडिया कि एक चीज दैट हैज जो मतलब बोली जो लाइक बिलीवेबल है, जो प्रूव की जा चुकी है कि मतलब ये बात सच है, उसको आप एकदम से नकार नहीं सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते दूसरी चीज को एक्सेप्ट करके। तो हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइक द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू नाउ। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर लाइक एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल आपका ट्रूथ अभी भी स्टैब्लिश्ड है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। So this is the idea behind having null hypotheses and alternative hypotheses, कि जो बात बैठी बिठाई है उसको मैं एकदम से गलत बोल के इसको ट्रूथ एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। आई हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस रॉन्ग एंड देन दिस इज एस्टैब्लिश्ड एज द ट्रूथ। और मतलब अपने आप से लाइक ऑटोमेटिकली ये बात क्या हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। डू यू गाइस गेट द आइडिया बिहाइंड यूजिंग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस? प्लीज एक बार थम्स अप दिखा दो अगर समझ में आया। ओके, सो ऐसा कुछ मतलब हार्ड फास्ट वो नहीं है जो पीछे की कोई माइथोलॉजी नहीं है, बट ऐसे ही एक आइडिया के अकॉर्डिंग वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अभी स्टेप्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, तो सबसे पहले आप अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट। जो बात मैं प्रूव कर रही जो बात एस्टैब्लिश्ड है, जो बात भूली गई है हाइपोथेसिस आपके प्रॉब्लम में, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। मैं बोल दूं कि लाइक आई हैव कमिटेड द मर्डर, तो वो क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। और
आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, आई हैव नॉट कमिटेड द मर्डर। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है दैट आई हैव नॉट कमिटेड द मर्डर। ठीक है, तो बेसिकली एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। स्टेप 2 टू कलेक्ट द डेटा। आप डेटा कलेक्ट करते हो। बेसिकली अगर आपके पास डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें से आप सेग्रीगेशन करते हो और अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हो। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अभी हमने जेड टेस्ट के बारे में देखा, ठीक है, जेड क्रिटिकल की वैल्यू मैंने सीखी थी। ऐसे करके 2-3 और टेस्ट होते हैं। वी हैव अ ट्री टेस्ट, वी हैव अ chi स्क्वायर टेस्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर डीलिंग विद, आप इनमें से कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हो। स्टेप 4 इज टू डिसाइड वेदर आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। और 5 में आप क्या करते हो, फिर फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर देते हो। 5 इजी स्टेप्स। अभी जब बात आती है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की, तो देयर आर फ्यू डिसीजन रूल्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि मैं किस बेसिस पे, चलो टेस्ट तो मेरे को करना आता है। जेड टेस्ट हमने देखा था कि जेड क्रिटिकल की वैल्यू आ जाती है, बट अब उस वैल्यू का मैं क्या करूँ। तो देयर आर 2 रूल्स जिसके बेसिस पे यू कैन जज दैट वैल्यू, और फिर आपको पता लग जाएगा वेदर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो इसमें एक रूल होता है पी वैल्यू का, दूसरा रूल होता है एक्सेप्टेंस रीजन का। सबसे पहले एक्सेप्टेंस रीजन समझते हैं, लेकिन इसका अंदाजा आप लोगों को है अभी भी। तो acceptance region, it is a range of values under which if the test statistic falls, we accept the null hypothesis। कल हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना सीखा था। तो अगर मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल बना दिया और आपने शार्क्स के एवरेज वेट के लिए एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था जिसमें लोअर लिमिट वाज 433 आई थिंक एंड अपर लिमिट वाज लेट्स से 525, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस रेंज थी। अगर आप क्या करते हो, आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करते हैं और आपके स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस रेंज के अंदर आ जाती है, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इस बात के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और एवरेज जो मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो मेरी रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, मेरा स्टैटिस्टिक की वैल्यू। So since it is within the acceptance region, we accept the null hypothesis। तो सर ये वैल्यू के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल रीजन से जो हमने कल कैलकुलेट किया था। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? अभी एक बार पी वैल्यू और देखते हैं कि पी वैल्यू क्या होती है। तो पी वैल्यू क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस इज, अगर आपकी पी वैल्यू जो है लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या थी, अल्फा थी, उससे कम आ जाती है, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू मतलब कि मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही हूँ कि नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के कितने चांसेस है। ओके, और अल्फा आपका क्या था, अल्फा आपका सिग्निफिकेंस लेवल था जिससे आप क्या डिफाइन कर रहे थे, अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर रहे थे। अल्फा 0.025, फिर उसकी वैल्यू जेड टेबल में देखते थे ऐसे करके। तो अगर मेरा region, let me just get to the whiteboard. Okay, so if this is my distribution and this is my region, these are my z critical alpha by 2 और z alpha by 2। तो एक रूल तो आपका बोल रहा है कि आपका जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो इस रीजन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, माइनस प्लस जेड क्रिटिकल से जो आप रेंज डिफाइन करते हो, दिस इज योर एक्सेप्टेंस रीजन, दिस इज योर रीजन। अगर यहाँ पे फॉल करेगी तो रिजेक्ट कर दोगे। अभी एक दूसरा रूल है दैट सेज कि पी वैल्यू इफ इट इज लेस देन अल्फा देन वी डू व्हाट, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पी क्या है, पी इज द प्रोबेबिलिटी किसका, कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी। अल्फा क्या है, अल्फा आपका सिग्निफिकेंस लेवल है जिससे आपने ये जो क्रिटिकल रीजन है ये डिफाइन कर रखा है। तो अगर मैं वैल्यू की जो मेरी पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, वो अल्फा से काफी छोटी है, तो इट मीन्स कि मेरा जो स्टैटिस्टिक है इट इज फॉलिंग आउट ऑफ द रेंज।
आउट ऑफ द बाउंड्स ऑफ माय एक्सेप्टेंस रीजन, नल हाइपोथेसिस ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दूंगी। इफ p इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर p की वैल्यू अल्फा से बहुत, यानी नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यही तो बात हुई इसका मतलब। और अल्फा क्या है? अल्फा अगेन आपका रीजन है, तो देन द टेस्ट स्टेटिस्टिक इट शुड फॉल विद इन दिस रीजन, ये जो आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप क्या कर देते हो? रिजेक्ट कर देते हो, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर देते हो। ऑब्वियसली अगर किसी चीज के होने के चांसेस बहुत कम है तो रिजेक्ट ही करोगे ना हाइपोथेसिस को, और अगर बहुत ज्यादा है क्या करोगे? प्लीज गिव अ थम्स अप अगर दो रूल्स आपको समझ में आए। ओके, किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे जब से हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट और। जैसे आपके डिसीजन रूल्स थे, एक बार बता दो, एक पिक्चर क्लियर है क्या सबको? चलो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा तो मैं मान लेती हूँ कि क्लियर है। ठीक है, जैसे अभी डिसीजन रूल्स मैंने बताया, दो डिसीजन रूल्स होते हैं, इसमें दो डिसीजन एरर्स यूज। हम इतना बड़ा अनुमान कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करके, मान ही नहीं सकती मैं कि एरर नहीं है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी प्रिडिक्शन करोगे, दो तरीके के एरर आते हैं। एक होता है आपका फॉल्स पॉजिटिव एरर, एक होता है आपका फॉल्स नेगेटिव एरर। जब भी अगर मैं कोई प्रिडिक्शन कर रही हूँ तो चार केसेस बनते हैं, बनता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है कि मेरे को जो चीज लाइक, अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिस पे बात करें तो ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब होगा कि माय हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने इसको ट्रू ही किया है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव। ये ऐसा केस है जिसको मैं लाइक दिस इज एक्सेप्टेड, नो एरर। फिर होता है आपका ट्रू नेगेटिव, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी थी और मैंने भी टेस्ट से रिजेक्ट कर दिया है, अगेन एक्सेप्टेबल। फिर दो केसेस आपके निकल के आते हैं जिसको बोलते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या है? फॉल्स पॉजिटिव, मतलब नल हाइपोथेसिस करनी तो रिजेक्ट थी बट मैंने एक्सेप्ट कर ली, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, फिर आपको होता है टाइप 2 एरर, जिसको फॉल्स नेगेटिव एरर बोलते हैं, मतलब कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी बट असल में एक्सेप्ट करनी नहीं है। थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझो तो आपको भी मतलब समझ में आएगी, अदरवाइज थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टाइप 1 एरर क्या है? इट इज फॉल्स पॉजिटिव और अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी अल्फा से आई एम टेकिंग द प्रोबेबिलिटी। सो इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन अल्फा व्हिच मींस द चांस ऑफ बेसिकली वही कि आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इट इज नॉट आउटसाइड द रेंज, एंड दैट्स व्हाई व्हाट डू यू डू? यू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। Okay, so there are these two errors that can occur and there are two decision rules. यही चार केसेस बनते हैं जब आप मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन करोगे। यहाँ पे तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिस पे बात कर रहे थे, बट इफ आई ट्रेन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो उसमें भी यही चार केसेस बन जाएंगे और यही दो तरीके के एरर होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो? ओके, चलो एक सिंपल तरीका देखते हैं जिससे हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, दिस इज अ स्टेटमेंट, और ये सिंपल सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगी, आपको अलग से मतलब कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो सबसे पहले ये एक सिंपल टास्क करते हैं, इससे मेरे को पता लग जाएगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया।
Okay, so here we have a problem statement जो कि बोल रहा है a company claims that its employees earn approximately 5 LPA on average. ठीक है. A random sample of 50 employees was taken and it turned out to have a mean of 2 LPA. Sorry. Perform hypothesis testing for the given claim having a population mean of 5 LPA. और standard deviation क्या है? It is 3. अब आपको क्या करना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बिहाफ पे मेरे को ये चीज प्रूव करके बतानी है कि आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करोगे या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करोगे. यहाँ पे आपको जो गिवन वैल्यूज है, जस्ट टू ईज आउट एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू राइट ऑल द गिवन वैल्यूज. सो वी हैव पॉपुलेशन मीन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन हियर? हाँ जी, व्हाट इज द पॉपुलेशन? या 5. ओके. We also have sample mean. What is the sample mean here? Yeah, it is 2. Okay. अभी what is the population standard deviation here? मेरे को population standard deviation भी चाहिए होता है. It is what? It is 3. And what is the sample size? हाँ जी, 50. मेरे पास ये सारी वैल्यूज है. अगर मैं बोलूँ कि you have to create a confidence interval for 95%, तो क्या आप Z critical की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? Z critical कितना हो जाएगा? It would be 1.96. रख चुकी अब तो मैं वैल्यू. क्या इस वैल्यू के बेसिस पे और इन वैल्यूज के बेसिस पे आप मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कर लोगे? अगर मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट हो जाता है और सैंपल मीन आप लोगों के पास है, तो इसमें से प्लस माइनस करके आप अपना इंटरवल डिफाइन कर सकते हो. हाँ जी. सो प्लीज डिफाइन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू एंड दिस इज द सैंपल मीन दैट यू हैव. और प्लीज मेरे को इंटरवल मेंशन करो कि कितना इंटरवल आया है. Alright, once you start attempting, please give me a thumbs up. Yeah, can you guys give me a thumbs up if you are getting the same values for upper and lower bound? Okay. अब अगर मेरे पास this is the lower bound and this is the upper bound, can I compare my population mean कि क्या वो इसके अंडर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा? If it is falling, so you have to compare कि whether your population mean it is within the acceptance
मीडियन और नॉट। आप क्या करो, एक नल हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करो। नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि दिस क्लेम इज ट्रू, एम्प्लॉइज कैन अर्न 5 LPA on average. This is your null hypothesis. और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी कि एम्प्लॉइज डू नॉट अर्न। सिंपल दो स्ट्रिंग्स डिफाइन करो और इफ एल्स की कंडीशन लगाओ whether your population mean it is within the acceptance region or not. Tell me कि based upon that condition is null hypothesis accepted or rejected. Can you guys do it? Give a thumbs up अगर कर सकते हो तो। और देख के भी समझ में आ रहा था कि कंपनी तो क्लेम कर रही है कि 5 LPA है, बट जब सैंपल का यूज किया तो पता लगा कि 2 LPA ही एवरेज है। और ये चीज हमने कैसे प्रूव की? ये हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से प्रूव करी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे देख के जब समझ आ रहा था तो मतलब यही जरूरत थी इसको करने की। बट दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन जस्ट टू कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। हमेशा डेटा में इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं होगा अ, कि मतलब लिखी लिखाई बात एकदम से समझ में आ जाएगी। All right. So I believe everyone has a good understanding of what hypothesis testing is और उसको कैसे मतलब एक बेसिक तरीके से यूज कर सकते हैं टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द क्लेम। ठीक। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव एवरीवन हियर। एक बार ये हम सब दिखा दो मेरे को अगर सब यहीं पे ही है तो। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट स्टैटिस्टिक। अभी हम बात कर रहे थे, हमें बताया कि z क्रिटिकल कैसे निकालना है। तो हम देखेंगे z स्टैटिस्टिक कैसे निकालना है। एक रूल था, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है तो देख लेना। एक रूल हमने देखा था कि एक्सेप्टेंस रीजन वाला रूल विच इज चेकिंग कि whether the z statistic is falling within the acceptance region or not। तो ये z स्टेटिस्टिक इसकी वैल्यू कहाँ से आती है और ये है क्या? इट इज नथिंग बट जैसे अभी हमने पॉपुलेशन का चेक करा ना कि पॉपुलेशन एवरेज ये आ रहा है वेदर इट इज इन एक्सेप्टेंस रीजन और नॉट। इफ वी आर परफॉर्मिंग a Z test on Z distribution to calculate Z critical जो कि अपने को acceptance region दे रहा है, तो चेक करने के लिए whether the sample mean and population mean are equal or not हम Z statistic calculate करते हैं। उसी को देखेंगे कि if it is falling within the acceptance region or not falling। तो एक डेटा सेट हम यूज कर लेंगे फ्रॉम इसके अलावा। कोई ऐसा है जो कोड करेगा मेरे साथ? प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन इज कोडिंग अलोंग विद मी। Okay, no process. ठीक है। So from sklearn.datasets, हम import fetch California housing।
कल भी शायद इसी पे किया था हमने, तो जेड क्रिटिकल कैलकुलेट किया था। इसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लोगे। दिस इज कैल ओके, दिस इज माय डेटा फ्रेम। इसमें टारगेट कॉलम भी ऐड कर लेंगे। Right, I have created my data frame. People who are coding, let me know कि जब आपका data frame create हो जाए। Okay, now what we are going to do, we are going to check whether sample mean differs from population mean or not. ठीक है, अब ये हम किस पे करेंगे? हम अपने टारगेट कॉलम पे करेंगे, जैसे हमने z क्रिटिकल भी टारगेट कॉलम के लिए यूज किया था फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो pf डॉट आपका जो टारगेट कॉलम है, इसका वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन। So this is the mean and this is what? This is the population mean. फिर इसके लिए लेट्स कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो। तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए एंड दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको कैलकुलेट कर लो एंड लेट मी नो कि वैल्यू यही आ रही है या कुछ अलग आ रही है। दिस इज माय पॉपुलेशन मीन, दिस इज माय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। Do a thumbs up when you get similar values. Right. So since you guys are getting the same values, what are we going to do in the next step? हम sample size ले लेंगे 100 का और sample निकाल लेंगे from the data frame. So df dot sample n equals to 100 और random state भी define कर लेंगे ताकि सबके लिए same ही आए। Okay. इसमें से I'm going to extract the target column only क्योंकि उसी से लेना देना है. So this is the target from my sample. इसको अभी के लिए लेट्स स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल क्योंकि आगे जरूरत हो सकती है सैंपल की। सो दिस इज माय सैंपल। अपने सैंपल में से टारगेट कॉलम एक्सट्रैक्ट करके इसका एवरेज निकाल लेते हैं। दिस इज माय सैंपल एवरेज और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं और सैंपल स्टैटिस्टिक है, ये हर बार ही कैलकुलेट करने होते हैं। थोड़ा आइडिया लगता है कि मतलब कैसी वैल्यूज है जिनसे आप डील कर रहे हो। So these are the sample standard deviation and sample average. Once you get the same values, you guys can give me a thumbs up.
जी, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यूज? थोड़ी बहुत डिफरेंट हो तो चलेगा, वो सैम्पलिंग में अगर आप लोगों ने वैल्यूज अलग ली होंगी तो डिफरेंट आ सकता है एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट आर द वैल्यूज यू आर गेटिंग नोट विच? हाँ जी, तो यही तो आ रही है मेरे लिए, डिस्प्ले बस मैंने अलग तरीके से कर रखी है। पहले ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एवरेज है। ओके, ऑल राइट, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, इज दिस सैंपल अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन? ये मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर्स है, ये मेरे सैंपल के स्टैटिस्टिक्स है। इज दिस अ गुड सैंपल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, राइट? हाँ जी, ठीक है। अब हम करते हैं इस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो मेरे को टेस्टिंग किस बेसिस पे करनी है? मैंने शुरू में एक बात लिखी थी कि आई वांट टू चेक वेदर सैंपल मीन डिफर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन और नॉट। सो दिस इज गोइंग टू बी माय नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मेरी क्या होगी इस केस में? लेट्स डिफाइन नल हाइपोथेसिस। सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन आर सेम। ठीक है, फिर मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन कर रही हूँ जिसमें सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन आर नॉट सेम। ठीक है, इफ दिस इज रिजेक्टेड, ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड टू थिंग्स। एक तो हमें चाहिए जेड क्रिटिकल और दूसरा हमें चाहिए जेड स्टैटिस्टिक। ठीक है, इफ आई आस्क यू टू डिफाइन critical values for our 95% confidence interval, क्या आप डिफाइन कर सकते हो? Z critical is going to be 1.96। मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करके मेरे को आप एक्सेप्टेंस रीजन बता सकते हो उसके लिए? Yes guys, can you tell me what would be the acceptance region if we create a 95% confidence interval? Okay, please do tell me. लोअर बाउंड और अपर बाउंड बता देना। These are this is the population standard deviation and this is the sample standard deviation. This one, sorry, 1.15 for population, बट इसमें आप सैंपल यूज करोगे सो 1.19, सॉरी 1.19। तो अपर इज 2.36 एंड लोअर इज 1.89। कंफर्म कर दो, सब यही आ रही है क्या? ओके, अब कैलकुलेट करना है जेड स्टैटिस्टिक। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या वैल्यूज है अपने पास? अपने पास है सैंपल मीन, दिस इज द सैंपल मीन एंड वी नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। तो हम क्या करेंगे? सैंपल मीन को वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन मीन एंड विल डिवाइड इट बाय स्टैंडर्ड एरर। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। अभी इसके लिए भी आप फॉर्मूलाज एज वेल, मतलब फंक्शंस भी हैं जिनसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे हम मैनुअली करेंगे। तो सैंपल एवरेज माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ number of samples. Let me import numpy also.
1.95 इज माय जेड स्टैटिस्टिक। मैंने क्या किया, सैंपल एवरेज में से पॉपुलेशन एवरेज माइनस किया। एक मिनट, आई माइट हैव डन सम मिस्टेक्स हियर। इधर मेरे को ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो 0.497 is the Z statistic value that I get. So this is what? This is my Z statistic. और मेरा क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने क्या बताया है, 1.89 to 2.36. So इसके बेसिस पे I have to reject my null hypothesis which says कि sample mean and population mean are the same. ओके, तो हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली क्योंकि ये दोनों चीज नहीं सेम है। और हमें दिखने में भी पता लग रहा है कि दिस इज माय पॉपुलेशन मीन 2.06 एंड दिस इज माय सैंपल मीन 2.12। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। और अभी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी ये चीज प्रूव कर दी कि सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन आर नॉट सेम। गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड कि क्या प्रूव हुआ, कैसे प्रूव हुआ। एवरीवन एल्स, हिमांशु और पारस के अलावा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अगर किसी को नहीं समझ आए, एक्सप्लेन अगेन। ओके, जेड स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए, लाइक मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए, आई सब्ट्रैक्टेड सैंपल एवरेज फ्रॉम पॉपुलेशन एवरेज and I divided it by sample standard deviation and square root of samples. This is nothing but the standard error. Okay, and this is the difference between the two averages. This gives me the value of Z statistic. Okay, इसके लिए फंक्शन भी है। I can't recall the function at the at this moment, but I'll tell you कि कौन सा फंक्शन है जो डायरेक्टली आपको बता देगा। Okay, and this gives me what? This gives me the Z statistic for this particular problem, which is 0.49. अब मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू वन डिसीजन रूल आप एक्सेप्टेंस रीजन में चेक करोगे कि Z स्टैटिस्टिक फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। और आप देख सकते हो दैट इट इज लाइक वेरी लो। अपना लोअर बाउंड है 1.89 और 1.89 से कम। या Z क्रिटिकल एंड Z स्टैटिस्टिक आर डिफरेंट। यस, Z क्रिटिकल आपका रीजन है विच यू डिफाइंड। बेसिकली Z क्रिटिकल आपका 1.96 है जिसको आपने पॉपुलेशन जिसको आपने स्टैंडर्ड एरर में मल्टीप्लाई किया था और सैंपल मीन से प्लस माइनस करके अपनी रेंज निकाली है। जेड स्टैटिस्टिक वो वैल्यू है विच इज आई एम टेकिंग इनसाइड द एक्सेप्टेंस रीजन और उसके बेसिस पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। और क्योंकि दिस वैल्यू इट इज नॉट फॉलिंग विद इन दिस रेंज, सो व्हाट डू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस and alternative hypothesis gets established कि sample mean and population mean are not the same। और आप देख भी सकते हो कि सैंपल एवरेज भी डिफरेंट है और पॉपुलेशन एवरेज भी डिफरेंट है। अब समझ आया सबको? ओके, सो इसी नोट पे एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं विच इज टी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू गाइस लाइक स्टिल फेस सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, मैं एक बेटर डेटा के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले आऊंगी ताकि मतलब और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं। Let me just get you the picture of T distribution. Okay, can you please signify what these two things signify in terms of data? Yeah, sure. देखो, critical, Z critical, it helps you to identify a critical region. Critical region होता क्या है? If this is my distribution, तो Z critical की हेल्प से आप ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हो। दिस पार्ट here is the acceptance region and the unshaded part is the critical region। ठीक है, जिसमें आप अगर इसके बाहर आपकी वैल्यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू फॉल करती है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ
hypothesis testing is to see if your sample is a proper representation of population or not, and to basically establish other such beliefs. तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, और ये जो क्रिटिकल रीजन है इसके अंदर ही अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक, जेड स्टैटिस्टिक हियर इज माय टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसके बेसिस पे मैं नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर रही हूँ या रिजेक्ट कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू अगर इस रीजन के अंदर आ जाएगी, इट मीन्स कि इफ दिस इज माय डेटा, 100% ऑफ द डेटा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब आई बिलीव कि जो भी मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक होगा वो इसके अंदर फॉल करेगा, ठीक है। सो इफ इट इज फॉलिंग, इफ जेड स्टैटिस्टिक जो है आपका वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली सिंस इट इज इनसाइड द एक्सेप्टेंस रीजन, आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो इस केस में। ओके, सो इफ दैट्स जेड स्टैटिस्टिक, जैसे अपना जेड स्टैटिस्टिक आया 0.8 समथिंग और अपनी लोअर लिमिट क्या थी, इट वाज 1.9 समथिंग, तो इट इज फॉलिंग समवेयर हियर। आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बोल रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल सिर्फ यहीं तक इतनी ही वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये बाहर फॉल कर रही है आप रिजेक्ट कर देते हो। बट लेट्स से, क्योंकि अभी आपको क्या इस सैंपल को देख के आपको क्या अंदाजा मिला कि दो सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट, बट स्टिल इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक 2.06 एंड 2.16, इतना तो डिफरेंस नहीं है। सो इफ यू फील कि दिस सैंपल इज अ करेक्ट सैंपल, और आपको क्या करना है, अ, ऐसा कोई सैंपल आपको मिल ही नहीं पा रहा जिसका परफेक्टली इक्वल मीन हो आपके पॉपुलेशन मीन से, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हो, थोड़ा और इंक्रीज कर दो, 99% के लिए डिफाइन कर दो, तो आपको कोई ना कोई सैंपल ऐसा मिल जाएगा, आप अपनी रेंज इंक्रीज कर रहे हो। सो इवन दिस सैंपल इट वुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपकी रेंज क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और अब आपका जो जेड स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट करोगे, इट विल बी फॉलोइंग इनसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कितना रिजिड आपको अपना टेस्टिंग रखना है या कितनी फ्लेक्सिबल आपको अपनी टेस्टिंग रखनी है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज होता रहता है। अगर ये चेंज होगा, आपकी क्रिटिकल वैल्यूज चेंज होगी, आपका एक्सेप्टेंस रीजन चेंज हो रहा है। ओके, जेड स्टैटिस्टिक वो वैल्यू है जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर। यस पारस, इज इट क्लियर नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू? जबरदस्ती अग्री मत करना अगर नहीं समझ आ रहा तो, like I'll get a better example and I'll explain again. Everyone else, are you guys clear about what जेड I'm क्रिटिकल के साथ बस एक इशू था कि जेड क्रिटिकल जैसे यूज हो रहा है हमारी जो लोअर और अपर बाउंड को निकालने के लिए, बट ये सिग्निफाई क्या कर रहा है हमारे डेटा के बारे में? ये आपका जो, जैसे आप सैंपल मीन कैलकुलेट करते हो, पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करते हो, आपका रीजन ये डिफाइन कर रहा है। तो जो हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि अगर आप एक पॉइंट एस्टिमेशन करोगे, ओके, तो इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे चांसेस कि आपका जो मतलब टेस्टिंग है वो करेक्टली स्टैब्लिश हो जाए। और आपको क्या करना है, लाइक इन रियल लाइफ ऑल्सो देयर वुड बी वेरी सेल्डम चांसेस कि आपका पॉपुलेशन और सैंपल जो है वो एवरेज जो है वो मैच करेगा। तो आप जेड क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यूज के हेल्प से आप क्या करते हो, आप एक मार्जिन ऑफ एरर ऐड करते हो, ठीक है, कि आई एम एक्सपेंडिंग माई इंटरवल, or if my value is going to fall within this range, within this interval, so I am going to like go on with my testing. Okay, तो ये आपको अलाउ कर रहा है कि थोड़ा सा आप एरर कर सकते हो एंड स्टिल यू विल बी एबल टू फाइंड दोस वैल्यूज। ओनली थोड़ा सा एरर, बिकॉज अगर एरर मार्जिन काफी ज्यादा होगा देन द टेस्टिंग वोंट बी appropriate. Am I able to answer? ठीक है, मतलब क्योंकि आप इतने लार्ज डेटा पे डील कर रहे हो कि अगर आप उस पे बिना क्रिटिकल वैल्यूज के, बिना एक रीजन डिफाइन करे उस पे एस्टिमेट लगाओगे, तो आप सैम्पलिंग करते ही रह जाओगे और आपको एक बेटर सैंपल मिलेगा ही नहीं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो मेरे को एक ऐसा रीजन लेके चलना है जिसमें मैं, ठीक है, मैं गलतियों की गुंजाइश रख सकूं, और थोड़ी बहुत अगर मेरे से चूक हो जाए, स्टिल आई गेट अ सैंपल, आई गेट सम डेटा जिसके बेसिस पे मैं पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंसेस लगाऊंगी। विदाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना। ओके, नाउ this z critical based upon the kind of test that you are doing, you will not always call it z critical। अभी हमने z टेस्ट किया था,
ठीक है। जेड टेस्ट आप कब करते हो? जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होता है। अभी क्योंकि डेटा आपके पास इतना कम है तो आप हर किसी में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज यू विल हैव द पॉपुलेशन डेटा सेट, और मतलब या फिर वो इतना बड़ा होगा कि कंप्यूट करने में बहुत टाइम है। तो इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, तब आप क्या करते हो? तब आप जेड टेस्ट नहीं परफॉर्म करते, तब आप टी टेस्ट परफॉर्म करते हो। तो टी टेस्ट क्या है? बेसिकली इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो टेस्ट होता है वो उस पे टी, उसको टी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे जेड टेस्ट करके जेड क्रिटिकल निकला, यहाँ टी टेस्ट करके टी क्रिटिकल निकलेगा और टी स्टैटिस्टिक निकलेगा। सारी की सारी चीज सेम है, सिर्फ नाम बदल गए। इवन इफ यू लुक एट द टी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, एक मिनट तो मुझे। दिस इज द टी डिस्ट्रीब्यूशन। इवन देखने में भी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रहा है। यू गाइस वुड एग्री कि ऐसा ही आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, और ऐसा ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्क क्या है दोनों में? व्हाई एम आई स्टडीइंग अनदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इवन लुक्स लाइक द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? तो एक तो जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपका जो सैंपल साइज है दैट इज वेरी लेस, इट इज लेस देन इक्वल टू 30। अगर मेरे पास बहुत कम सैंपल है और मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसके लिए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से रखा गया है क्योंकि आप देख सकते हो कि सैंपल साइज बहुत कम है। इतना कम सैंपल साइज होगा तो मतलब नॉर्मल वे में उस पे कंप्यूटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपका। मतलब कैलकुलेशंस भी अफेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन इक्वल्स टू 30। The distribution you have, it is called t-distribution, और it also resembles like a normal distribution only। अगर आप उसको मतलब individually अगर आप t-distribution देख रहे हो, but if I show you what is the difference between t-distribution and normal distribution, तो let me get another picture जहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हम कंपेयर कर सके। हाँ जी, ये रहा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, so this smooth line it represents the t distribution, the dotted line it represents the normal distribution। एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि t distribution का जो स्प्रेड है दैट इज मोर देन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पार्ट होता है द स्पेस बिटवीन द एक्सिस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन, इट इज कॉल्ड द टेल, एंड यू कैन सी दैट द टेल इट इज समवट वाइडर फॉर t distribution as compared to the normal distribution। एरिया भी काफी ज्यादा है। और कर्टोसिस अगर आप देखो तो इट इज लाइक लेस एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ये दोनों सेम लगेंगे, बट दे आर डिफरेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा पीक्ड होता है एज कंपेयर टू टीम डिस्टॉर्शन। एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया। दूसरा सैंपल साइज का, कि सैंपल साइज लेस देन 30 होता है तभी टीम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और एक मैंने अभी आपको बताया था कि इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। ऑलराइट, तो मेरे को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, मेरा सैंपल साइज जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू 30, और शेप जो है मेरी वो ऐसी है। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अपार्ट फ्रॉम this thing there is one more thing which is different for tree distribution. Tree distribution it is dependent upon degree of freedom. Can you guys tell me what degree of freedom is? What do you mean by degree of freedom?
चलो मैं बताती हूँ क्या होता है। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, n-1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। कैन यू गिव मी अ थम्स अप? हाँ, काइंड ऑफ इट इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी only. So if I explain it with a very simple example, let's say I have numbers starting from 1 to 10. ठीक है, और randomly I say कि I have 10 numbers और 10 numbers का जो average है that is 5.5. Now I ask you guys, ठीक है, and these 10 numbers these are hidden from me. ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि 10 numbers मेरे पास है और उन 10 numbers का average जो है that is 5.5. And then I ask you guys to guess these 10 numbers. आप लोग guess कर लोगे, राइट? आप बोल दोगे कि शुरू के 10 numbers हैं. But if I ask you to guess one by one, तो आप क्या कर सकते हो? जरूरी नहीं आप मेरे को बोलो इन सीक्वेंस 1 2 3 4 5. आप बोल सकते हो एक नंबर 10 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, 3 4. रैंडमली आप मेरे को इनमें से कोई भी नंबर बताना शुरू कर दोगे, ठीक है? Right. So there would be nothing wrong with it. But let's say we have 10, 6, 7, 3, 4 और 2 भी आप लोगों ने बता दिया मेरे को. कौन सा नंबर बचा? It is 5 and 1. ठीक है, तो अभी I have these 9 numbers. इन 9 numbers में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने ऑर्डर जो है, आप कुछ भी ऑर्डर बोल सकते हो. पहले 10 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए. It doesn't matter. The average won't get affected at all. बट जो आपकी 10th ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ पे 1 की जगह में तो 11 बोल देते हो. The average would be disrupted, right? Again, let's say you change the order again. आप मेरे को बोल रहे हो कि 9 पहला नंबर है, 6 फिर 7 इंक्लूड कर लो. ऐसा कर करके आप मेरे को फिर 10 नंबर बताते हो. Again, लास्ट का जो नंबर है, it is going to signify, and the last number it could be anything. लास्ट का जो नंबर है, it is going to tell whether आपका एवरेज वो मेंटेन रहता है या इट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दैट क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा जिसके लिए आई कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल है. ठीक है, सो सॉरी, जिसके लिए आई कैन बी फ्लेक्सिबल, जिसके लिए आई कैन चूज, आई कैन डिसाइड द ऑर्डर and my average or my result, it won't be get impacted at all. So for a data of 10 numbers, degree of freedom would be 9. क्योंकि मैं 9 नंबर्स इनका ऑर्डर जो है वो बदल सकती हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकती हूँ. बट जो मेरी 10th ऑब्जर्वेशन होगी, इट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर और नॉट मेरा एवरेज इट होल्ड्स ट्रू और इट होल्ड्स फॉल्स. सो इफ आई हैव अ डेटा ऑफ n इक्वल्स टू 100, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 100 माइनस 1 99. ऑलराइट, आई थिंक सबको क्लियर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है. तो जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड हाउ डज डिग्री ऑफ फ्रीडम इम्पैक्ट्स इट? ये पिक्चर देख लो. Okay. So this is a T distribution for this degree of freedom. ऑरेंज वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 बोल रखी है. देन वी हैव पर्पल, वी हैव ब्लू, वी हैव एक ब्लैक कलर से डिग्री ऑफ फ्रीडम है. दिस इज नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज समथिंग एल्स, बट सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी. सो व्हाट आई वांट टू convey here is how degree of freedom is going to affect my T distribution. So if degree of freedom is more, T distribution it is narrower. If it is less, T distribution it is wider या फिर broader. तो यहाँ पे orange की degree of freedom is very less, then black की degree of freedom is very high. So this is how T distribution gets affected by degree of freedom. As degree of freedom increases, okay, again, one more thing I would like to add. As the degree of freedom increases, T distribution it starts to resemble the normal distribution.
Can you tell me why? मैं बोल रही हूँ, if degree of freedom increases, the T distribution, it will start to resemble the normal distribution. Why? The answer is in front of you. Can you guess? अच्छा चलो ठीक है. Degree of freedom is what? It is, yeah, sample size increases. मोड बचने correctly answer किया. Degree of freedom is 9 minus 1. I'm saying that it is increasing. If degree of freedom is increasing, so the sample size will increase. No, sample size increasing, high probability, ये relation नहीं है. Since the sample size is increasing, degree of freedom can increase होने पे. So the sample size, it might exceed 30 की limit. 30 से नीचे होता है तो T distribution होता है. और अगर 30 को exceed कर जाएगा, then it will start to resemble a little bit normal distribution. ठीक है? Please give a thumbs up if you understand why with increase of degree of freedom, T distribution, normal distribution जैसा होता जाता है. Okay, so nothing क्योंकि आपका n-1 increase हो रहा है, n increase होगा तो 30 वाली लिमिट क्रॉस हो जाएगी. All right. One last thing that I would like to add here with regards to the theoretical part. आपका जो T distribution है, since you guys can see कि the T distribution, it has more spread than what? Than my normal distribution. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी वैल्यूज, अगर आपकी स्टैटिस्टिक की वैल्यूज देयर इज अ चांस कि वो एक्सट्रीम्स पे ही लाई करेंगी, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनका स्प्रेड जो है ज्यादा है. अगेन आई वुड रिपीट माई सेल्फ, इफ देयर इज अ चांस कि आपका जो स्टैटिस्टिक का वैल्यू है वो एक्सट्रीम bounds पे lie कर सकता है. So what do? You use a t-distribution for a small sample size क्योंकि there would be more chance of finding that value within the acceptance region. Got it? Please give a thumbs up. All right. Here is also a link to a blog. You guys can refer to this blog if you want to know more about t-distribution. All right, tomorrow we will see different types of t-distribution and how to implement it. Okay, if you have any doubt, you guys can stay in the session, discuss your doubts. Otherwise, you're free to leave. Also, I would mention one thing, जो recordings है class की, I'm not able to upload them on the drive all together, तो मेरे को time लग रहा है एक एक को upload करने में. By today, I'll be uploading all the recordings and you guys can access those. Okay.